चलिए, सो आप लोगों के साथ करना है क्या, हम लोगों ने पेपर डिस्कशन। करेक्ट। तो ये आपके स्क्रीन पर रहा पेपर। हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास किया है उसके अंदर ऑलरेडी कौन सा पेपर डिस्कस करके हुआ है, समर 2023 का। राइट नाउ आज हम लोग इस क्लास में बात करने वाले कौन से पेपर के ऊपर, आप लोगों का विंटर 2022 में जो RTMNU के अंदर पेपर आया था, हम इस पेपर का कंप्लीटली थोरोली डिस्कशन करने वाले हैं अलॉन्ग विद द सॉल्यूशन। करेक्ट। चलिए तो स्टार्ट करें। बिल्कुल सर, करना ही चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का जो आप लोगों के पास ए और बी होता है, जनरली 8 मार्क्स के लिए होता है। थ्योरी क्वेश्चन था आपको क्वेश्चन नंबर 1 के 8 मार्क्स के लिए कि बताओ, एक्सप्लेन करो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट शीट एंड टेंडर शीट, कॉस्ट और उसके बीच में, जो कि हम लोग फोकस्ड करते हैं सीधा 16 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर। 8वां का एक और छोटा क्वेश्चन आप लोगों के पास सिंपली, जहाँ पर आप लोगों को क्या किया था, कुछ खर्चों के बारे में बताया था और कॉस्ट शीट बनाने बोला था इस खर्चों के बेसिस पर। आगे हम लोग आ जाते हैं एंड वी आर फोकसिंग ऑन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी। राइट, जो कि कितने मार्क्स के लिए होता है, 16 मार्क्स के लिए होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लेते हैं एंड देन उसके बाद कैसे सॉल्यूशन होगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट, मतलब कि टेंडर शीट। दोनों चीज बनाना है आपको। एक तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है, मतलब कॉस्ट शीट भी बनाना है, और एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट मतलब टेंडर भी बनाना है आपने। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस दिया है आपको, रॉ मटेरियल का दिया है। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्या पता चल गया आपको, ये सारे ओपनिंग बैलेंस है, सारे ओपनिंग स्टॉक है। रॉ मटेरियल का है, हमको पता ही ये कहाँ जाता है, सबसे पहले प्राइम कॉस्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम के भी ऊपर। WIP ये कहाँ जाएगा, हमारा फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। फिनिश गुड्स ये हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद लेंगे, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। फिर उसके अलावा आपके पास परचेस ऑफ रॉ मटेरियल है, तो ये भी आपका कहाँ चली जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के ऊपर, प्राइम कॉस्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम के भी ऊपर। प्रोडक्टिव वेजेस ये जो आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम निकलेगा उसमें ऐड हो जाएगा। देन उसके बाद आप लोगों का क्लोजिंग बैलेंस है, तो रॉ मटेरियल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो माइनस हो जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते समय पर। WIP का जो क्लोजिंग स्टॉक है ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाकर माइनस हो जाएगा। उसके अलावा फिनिश गुड्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाकर माइनस हो जाएगा। उसके अलावा वर्क ओवरहेड है तो फैक्ट्री में जाना चाहिए ये। उसके अलावा ऑफिस ओवरहेड है, ऑफिस में जाना चाहिए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाना चाहिए। एंड तो आपको फाइनल सेलिंग प्राइस बताया गया है। और नीचे में आपको बोला है, द कंपनी इज अबाउट टू सेंड अ टेंडर ऑफ अ बिग प्लांट, द कॉस्टिंग ऑफ द डिपार्टमेंट एस्टिमेट, मटेरियल दे दिया आपको, टेंडर बनाने के लिए मटेरियल दे दिया 1,20,000 का, और वेजेस दे दिया है 60,000 का। और बोलता है फैक्ट्री ऑन कॉस्ट इज बेस्ड ऑन, अब ये टेंडर के लिए दे रहा है इंफॉर्मेशन कि फैक्ट्री ऑन कॉस्ट किस पर बेस्ड है, बोलता है बेस्ड ऑन प्रोडक्टिव वेजेस। एंड ऑफिस ऑन कॉस्ट किस पर बेस्ड है, बोलता है फैक्ट्री कॉस्ट पर बेस्ड है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बोलता है फॉर द एस्टिमेटेड अलाउड रुपये इतना, डायरेक्टली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट ही दे दिया है। और बोलता है द टेंडर इज मेड अ नेट प्रॉफिट 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का 20% क्या रहेगा, बोलता है प्रॉफिट रहेगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना चाहिए था, जब आप इसका सॉल्यूशन अगर स्टार्ट करोगे, स्टेटमेंट ऑफ क्या बनाना चाहिए, कॉस्ट शीट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या बना लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट। करेक्ट। और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट किसकी बुक में बना रहे हो, आप लोगों ने ध्यान देना कि कंपनी का नाम दिया है तो लिखेंगे, नहीं दिया है तो छोड़ देंगे। यहाँ नहीं दिख रहा है, फॉर द पीरियड भी यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ठीक है। तो सबसे पहला कॉलम आपका किसके लिए रहेगा, यहाँ पर पर्टिकुलर। एंड तो इसके बाद आप लोगों के पास दो अमाउंट के कॉलम, एक जिसमें आप वर्किंग नोट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को मेंटेन करोगे। करेक्ट। तो एक रहा जी आपका ये अमाउंट का कॉलम, और ये रहा आपका दूसरा फाइनल टोटल अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले हम लोग शुरुआती करेंगे अपने ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो हमारे पास क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया था, 51,000 रुपीज़। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में हम क्या ऐड कर देंगे, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो हमने परचेस कितने का किया था रॉ मटेरियल, तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 11,70,000 का, 11,70,000 का हमने क्या किया है, परचेस किया है। एंड दो परचेस से रिलेटेड डायरेक्टली कोई एक्सपेंसेस थे नहीं,
नहीं तो ऐड करते, जैसे कैरियज इनवर्ड होता या कोई एक्सपेंसेस ऑन परचेस होता, बट ऐसा कुछ था नहीं, तो डायरेक्टली अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को क्या कर देंगे, माइनस। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। थोड़ा सा नीचे आ जाइए, तो आपको इधर नीचे में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया है 55,000, ठीक है। तो आपने 55,000 भी ले लिया, तो ओपनिंग 51,000 प्लस 11,70,000 एंड माइनस 55,000, तो आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाता है, ठीक है। मैं शॉर्ट में RMC लिख रहा हूँ, आपने एग्जाम में पूरा पूरा लिखना होता है, ठीक है। आपने किसी भी प्रकार का, तो अभी इसको इनर कॉलम में लिख लेते हैं 11,66,000, ये क्या निकल गया हमारा, रॉ मटेरियल कंज्यूम, राइट। क्या निकल गया हमारा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट। सो रॉ मटेरियल कंज्यूम में फिर हम लोग क्या ऐड करते हैं, आप लोगों का जो वेजेस है, तो यहाँ पर देखो प्रोडक्टिव वेजेस दिया हुआ है आप लोगों को, कितना दिया हुआ है प्रोडक्टिव वेजेस। सो यहाँ पर आपके पास है प्रोडक्टिव वेजेस 7,90,000 का, 7,90,000 का प्रोडक्टिव वेजेस है। तो प्रोडक्टिव वेजेस के अलावा अगर आप लोगों के पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते तो वो भी लिखते, बट क्वेश्चन में नहीं था गिवन। तो ये आपका क्या निकल गया, प्राइम कॉस्ट। तो 19,56,000 का आपका क्या है, प्राइम कॉस्ट है। फिर प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग आगे इसमें अब जो अगले खर्चे लेते हैं वो आपके फैक्ट्री से रिलेटेड रहते हैं। इसको आप वर्क एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस किसी भी नाम से यहाँ पर डिनोट कर सकते हो, ठीक है। एक ही चीज़ के मल्टीपल नाम हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सारे के सारे फैक्ट्री में आने वाले खर्चे लेंगे। तो हम 1 बाय 1 अगर गो थ्रू करें, तो सबसे पहले हम लोगों को वर्क ओवरहेड दिया था, वर्क ओवरहेड चार्जेस हमको दिया हुआ है 1,75,000, और उसके अलावा हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP भी था, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP भी है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP की अगर मैं बात करूं तो ये दिया था 6,000, और क्लोजिंग हमारे पास दिया है 5,000। तो 6,000 क्या हो जाएगा, ऐड, और 5,000 क्या हो जाएगा, लेस। तो ये ऐड लेस करके जो मुझे नेट फैक्ट्री से रिलेटेड जो पता चला, वो पता चला 1,76,000 का मेरा नेट फैक्ट्री ओवरहेड है, जो बाहर हम लोगों ने निकाल दिया। तो प्राइम कॉस्ट में अगर इसको ऐड कर दूँ तो 21,32,000 रुपीज़ का आपको क्या पता चल जाएगा, वर्क कॉस्ट, या इसी को आप फैक्ट्री कॉस्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोल सकते हो। एक ही चीज़ के मल्टीपल नाम हो सकते हैं, करेक्ट। चलिए आगे बात करते, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ओवरहेड्स लेते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ओवरहेड लेते हैं। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ओवरहेड के अंदर हमें 1,42,000 रुपीज़ का दिख रहा है, किस नाम से, ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस के नाम से। ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस के नाम से 1,42,000 रुपीज़ क्या हो रहे हैं, आप लोगों को दिए गए हैं। उसके अलावा इसको जब हम ऐड कर देते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। तो इसको भी हम लोग ऐड कर देंगे 1,42,000, क्योंकि एक ही खर्चा था। 22,74,000 रुपीज़, ये हमारा क्या निकल गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या निकल गया हमारा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चल जाए तो इसी में हम ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, करेक्ट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 1,12,000 रुपीज़ का, जबकि क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 1,20,000 रुपीज़ का। तो अब हम नेट अगर करें तो हमारे पास ये सब आना चाहिए 22,66,000, 22,66,000। सो हमारे पास क्या आ गया आप लोगों का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में फिर हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जब हम ऐड कर देते हैं तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें कितना दिया हुआ है, 1,10,000 अमाउंट दी हुई है। तो जब ये 1,10,000 भी मेरा ऐड हो जाएगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मेरा टोटल कॉस्ट। तो मेरी टोटल कॉस्ट आनी चाहिए 1,10,000 ऐड करने के बाद
23,76,000। तो ये मेरे क्या है टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट पता चल चुकी है और क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस भी दिया है 24,42,000 रुपीज़ का क्या है सेलिंग प्राइस है। तो क्या प्रॉफिट आ जाएगा? यस। कितना आ जाएगा? तो यहाँ से डिफरेंस निकाल देते हैं 24,42,000 का, तो ये आता है 66,000 रुपीज़। करेक्ट, 66,000 रुपीज़ योर प्रॉफिट। ये आप लोगों का कॉस्ट शीट का क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। नाउ आगे बढ़ेंगे। अब हम लोगों को इसके बाद क्या बनाना था? कॉस्ट शीट तो बन गया, अब एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाना था। लेकिन उसके पहले आप लोगों ने कुछ वर्किंग नोट कर लेना चाहिए, ठीक है? तो मैं इसके बाद कुछ वर्किंग नोट बना लेता हूँ जो हमारे टेंडर में काम आने वाली है। पहली वर्किंग नोट ये है कि क्वेश्चन में आपको बोला गया था, क्या बोला गया था कि जो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट है वो किस पर बेस्ड है? तो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्टिव वेजेस। तो मैं पहले इसका परसेंटेज निकाल देता हूँ, राइट? क्या कर देता हूँ? इसका परसेंटेज निकाल देता हूँ। तो इसके लिए फॉर्मूला बनना चाहिए फैक्ट्री ऑन कॉस्ट डिवाइडेड बाई प्रोडक्टिव या फिर प्रोडक्शन वेजेस। तो आपको प्रोडक्टिव वेजेस भी क्वेश्चन में पता है और आपने ऑलरेडी प्रोडक्ट अपना फैक्ट्री ऑन कॉस्ट निकाला है। आ जाते हैं क्वेश्चन पर। ये देखो, जो आप लोगों ने ये जो प्लस माइनस करके नेट जो बाहर वैल्यू निकाला होता है फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर, ये होता है आप लोगों का फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, राइट? और उसके अलावा आपको प्रोडक्टिव वेजेस भी दिया हुआ है 7,90,000 रुपीज़ का। तो 1,76,000 डिवाइडेड बाई 7,90,000 इंटू 100। तो आपको परसेंटेज पता चल जाएगा, राइट? क्या पता चल जाएगा? परसेंटेज पता चल जाएगा। 1,76,000 डिवाइडेड बाई 790 इंटू 100, तो ये आता है 22.27 भी लिख सकते हो, 28 भी लिख सकते हो राउंड ऑफ करके। तो एक परसेंटेज तो मिल गया। दूसरा एक और परसेंटेज के बारे में बोला है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। दूसरा बोला था कि ऑफिस ऑन कॉस्ट इज बेस्ड ऑन किस पर बेस्ड है? बोलता है फैक्ट्री कॉस्ट पर बेस्ड है। बोलता है किस पर बेस्ड है? फैक्ट्री कॉस्ट पर बेस्ड है। तो हमारा फॉर्मूला जो बनना चाहिए वो होना चाहिए ऑफिस ऑन कॉस्ट डिवाइडेड बाई फैक्ट्री कॉस्ट इनटू 100। करेक्ट। सो फिर हमारे पास आ जाओ ऑफिस ऑन कॉस्ट कितना दिया है। तो ये जो ऑफिस ऑन कॉस्ट वाले मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की जो नेट टोटल बाहर आती है वो कितनी है आपके पास? 1,42,000। शायद यहाँ मैंने एक जीरो ज़्यादा लगा दिया है, 1,42,000 था, ये रहा वो अमाउंट। करेक्ट। और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे हम लोग? ये 21,32,000 क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट पर निकालना था। तो 1,42,000 डिवाइडेड बाय 1,42,000 डिवाइडेड बाय 21,32,000। एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ अमाउंट फैक्ट्री कॉस्ट की सही लिखा गया है या नहीं। 21,32,000 सही है। तो इसका अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो अगेन आपको एक परसेंटेज मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये परसेंटेज आता है आप लोगों का 6.66%। चलिए, हमें दो चीज़ें तो पता चल गई है टेंडर बनाने के लिए जो परसेंटेज है वो। उसके अलावा आप लोगों को पैराग्राफ में एक और बात बोली थी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, तो वो तो सीधा सीधा अमाउंट ही दे दिया गया है। हालांकि उसको आप अलग से नहीं भी लिखोगे और डायरेक्ट टेंडर में लिखोगे तो भी चलेगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना एस्टिमेट किया है बोलता है उन्होंने 6,237। तो टेंडर बनाने के लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। उसके अलावा दो और इन्फॉर्मेशन थी टेंडर बनाने के लिए। सर कौन सी? एक तो मटेरियल का भी भाव आपको दे दिया है उन्होंने कि मटेरियल 1,20,000 रुपये का लगता है, और उसके अलावा आप लोगों को लेबर भी मतलब कि वेजेस के बारे में भी बता दिया है। लेबर या फिर वेजेस के बारे में भी बता दिया है, 60,000 रुपये का लेबर या वेजेस रहेगा। सो ऑल इन्फॉर्मेशन गिवन फॉर प्रिपेयरिंग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। नाउ तो अब हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, या किसी ने अगर इसका नाम टेंडर दे दिया, टेंडर शीट भी बोल दिए तो भी चलेगा। तो सबसे पहला पर्टिकुलर, एंड दो पर्टिकुलर के बाद आपके पास दो अमाउंट के कॉलम होंगे। हाँ जी सर बिल्कुल होंगे दो कॉलम। एक होगा वर्किंग नोट पॉइंट ऑफ व्यू से और एक होगा हमारा
फाइनल कॉलम। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, मटेरियल, कितने रुपए का मटेरियल है हमारे पास, 1,20,000। फिर उसके बाद क्या दिया है, वेजेस, कितना दिया है, 60,000। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट, कितना आ जाएंगे हमारा प्राइम कॉस्ट, 1,80,000। फिर इसमें हम लोग ऐड करते हैं हमारे फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकलता है टेंडर के अंदर, तो आपको ये निकालना था वेजेस के बेसिस पर। तो वेजेस का कुछ आपने परसेंटेज एस्टिमेट किया था जो कि था 22.28%। एक बार ज़रा देख ले तो परसेंटेज यही था या नहीं था। ये देखो आपने निकाला है कि वेजेस के बेसिस पर आपने फैक्ट्री ओवरहेड को कैलकुलेट किया था 22.28%। तो आपका जो वेजेस है कौन सा वेजेस लेना, तो ये जो टेंडर के लिए जो वेजेस की इंफॉर्मेशन गिवन है वो लेना, 60,000 इंटू 22.28%। तो 60,000 इंटू 22.28% अगर करूँ तो ये आ जाता है आप लोगों का 13,368। अब किसी ने पूरे आगे के डिजिट भी लिया होगा तो माइट भी हो सकता है और राउंड ऑफ में आंसर थोड़ा बहुत आगे पीछे आ जाए। तो टोटल मारने पर 1 लाख, इसको नाम देते हैं हम लोग वर्क कॉस्ट। और फिर वर्क कॉस्ट में हम लोग अब आगे चल के ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे हम लोग आगे चल के इस वर्क कॉस्ट में, ऑफिस के खर्चे, राइट। हम लोग अगले खर्चे कौन से ऐड करेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो इसके अंदर भी आप लोगों को बताया था कि फैक्ट्री कॉस्ट का कुछ परसेंटेज लेना है करके। तो आपने फैक्ट्री कॉस्ट का 6.66% लेना है। एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई करवा दूँ आपको कि 6.66% ही था ना, हाँ जी बिल्कुल वही परसेंट था। चलो तो आ जाओ, आपका फैक्ट्री कॉस्ट ऑलरेडी निकला है क्या, हाँ जी सर निकला है, 1,93,368। उसका कितना परसेंट निकालना था, 6.66% निकालना था। तो अगर मैं इसका 6.66% अगर निकाल दूं तो अमाउंट आती है अप्रॉक्सीमेटली 12,878। तो इसको भी अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा टोटल अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 2,06,000, लगभग 245-46 के आसपास, राइट। तो ये क्या निकल गया आप लोगों का, इसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और क्योंकि कॉस्ट टेंडर शीट में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होते नहीं है, तो इसीलिए इसके अब हम डायरेक्ट अगला खर्चा ले लेंगे, कौन सा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, क्या बोला था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को लेकर कि कितना लेने का, 6,237 रुपीज़, करेक्ट, हाँ जी सर करेक्ट सर। तो अब क्या निकल जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट, तो हम कहाँ पहुँच गए, अपने टोटल कॉस्ट पे पहुँच गए। तो अब मैं 6,237 ऐड करूँगा तो 2,12,483 रुपये 483, ये हमारा क्या फाइंड हो गया हमें, टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में हमने जोड़ना था हमारा प्रॉफिट, तो हमें टेंडर प्राइस पता चल जाता। और प्रॉफिट के बारे में जानकारी थी क्या, हाँ जी बिल्कुल थे, प्रॉफिट 20% चार्ज करेंगे। अच्छा किसका 20% चार्ज करना, ऑफ द सेलिंग प्राइस यानी कि टेंडर प्राइस का। तो हम लोगों ने टेंडर प्राइस को 100% अज्यूम किया, तो हमारा कॉस्ट कितना होगा, 80%, राइट। जो कैलकुलेट कर सकते हैं 2,12,483। ये खुद में अगर कॉस्ट 80% है तो 20% की वैल्यू कितनी, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड करूँ तो ये हो जाता 53,120, 53,120। और प्लस कर देंगे तो हमारा टेंडर प्राइस भी आ जाएगा। तो इसमें मैंने प्लस कर दिया तो हमारा टेंडर प्राइस आ गया 2,12,483 प्लस 53,120, तो ये आता है आपका 2,65,603। सो यहाँ पर आप लोगों का पक्का होता है 16 मार्क्स। अगर आप लोग पूरी तरीके से ये क्वेश्चन को बाकायदा एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन के साथ जाते हो तो आप लोगों के पास इसमें आउट ऑफ लेने का एक चांस है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ज़्यादा कोई बिना और डिस्कशन किए, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का भी जैसे आप ए देखोगे, अगेन आपको 8 मार्क्स की थ्योरी दिखेंगी। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकंसाइल कॉस्ट प्रॉफिट विद द फाइनेंशियल प्रॉफिट, और दूसरा आपको एक रिकंसिलेशन का
प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक दिया है, और दोनों फाइनेंशियल बुक और कॉस्ट बुक, तो दोनों के डिफरेंसेस अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड आइडेंटिफाई करना है और ऐड और लेस करके स्टेटमेंट बनाना है। बट अगेन फिर से हमारा ये 8 मार्क्स टारगेट नहीं है, हम लोगों ने सीधा एग्जाम में अपने 16 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को क्या करना होता है, टारगेट करना होता है, अगर इफ आप लोगों ने पूरा न्यूमेरिकल अगर काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है तो चलो मैं भी यहाँ पर सबसे पहले आपके साथ एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लूँ पहला, एंड देन उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन। देखो क्या बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। ठीक है भैया, हम तो करते ही, अगर आप नहीं बोलते तो भी ये तो काम करते ही हम लोग, कॉस्ट से फाइनेंशियल की तरफ जाते ही जाते हैं। अब आप लोगों को ध्यान देना, नेट लॉस एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड दिया है, ठीक है, कोई चिंता वाली बात थोड़ी ना। आपने को मालूम है प्रॉफिट वाला फिगर पॉजिटिव होता है, लॉस वाला फिगर नेगेटिव होता है। वर्क ओवरहेड अब एक एक करके बता रहा है, अंडर चार्ज हुआ या ओवर चार्ज हुआ, तो जरा हम लोग लॉजिकल सोचेंगे और देखेंगे कि कौन सी चीज़ ऐड होनी है और कौन सी चीज़ों को लेस करना है। ठीक, तो वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड हुआ है कॉस्ट में, तो अंडर रिकवर्ड है तो क्या करना चाहिए था, अंडर रिकवर्ड का मतलब होता है आपने कम रिकवर्ड किया है कॉस्ट में, तो लेस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिकवर्ड इन एक्सेस, बट कुछ बोल नहीं रहा है तो बाय डिफॉल्ट हम क्या अज्यूम करेंगे, कॉस्ट। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिकवर्ड इन एक्सेस, तो कितना एक्सेस है आपके पास, 1700 रुपये, तो फिर ये क्या हो जाना चाहिए आपका, ओवर वैल्यूड है, ओवर रिकवर्ड है। एड डेप्रिसिएशन ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट, तो देखो आपके पास दो ऑप्शन है नीचे में, अगर आप देखो कहीं पर और डेप्रिसिएशन दिया है क्या, डेप्रिसिएशन दिया है क्या, अच्छा नहीं दिया है, चलो तो नहीं दिया है तो फिर कोई टेंशन नहीं है। डेप्रिसिएशन ओवर रिकवर्ड हुआ है बोलता है कॉस्ट में, तो इसको भी क्या कर देना चाहिए, ऐड। फिर बोलता है इंटरेस्ट रिसीव्ड इंक्लूड इन द फाइनेंशियल बुक ओनली, यानी कि सिर्फ फाइनेंशियल बुक में है ये इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड होना इनकम है, लेकिन है कहाँ, ओनली फाइनेंशियल बुक में। इसका मतलब है कॉस्ट में अंडर वैल्यूड इनकम है, तो फिर क्या कर देना चाहिए, अगर अंडर वैल्यूड इनकम है तो ऐड कर देना चाहिए। अच्छा, ऑब्सोलेंस लॉस चार्ज्ड इन फाइनेंशियल बुक ओनली, मतलब एक लॉस है, खर्चा है जो सिर्फ कहाँ लिखा गया है, फाइनेंस में, मतलब ये खर्चा अंडर वैल्यूड है कहाँ, कॉस्ट में, तो क्या कर देना चाहिए, लेस। फिर उसके अलावा इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक, सिर्फ फाइनेंशियल बुक में प्रोवाइड है, इसका मतलब कॉस्ट में क्या है, ये अंडर वैल्यूड है, तो क्या कर देना चाहिए, लेस। फिर है बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इनकम है ये भी, लेकिन सिर्फ कहाँ लिखी गई है, फाइनेंस बुक में, मतलब कॉस्ट में क्या होंगे, अंडर वैल्यूड, तो क्या कर देना चाहिए, प्लस। उसके अलावा स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिटेड हुआ है, क्रेडिट मतलब होता है इनकम, तो ये आपकी फाइनेंशियल बुक में इनकम है, बाकी कॉस्ट में नहीं है, मतलब कॉस्ट में अंडर वैल्यूड है इनकम, तो ऐड कर देना चाहिए। अच्छा, अब वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक को मैं जस्ट आप लोगों को इस चैप्टर में बोलता हूँ कि इसको एज एन एक्सपेंसेस कंसिडर करना, और क्लोजिंग स्टॉक को एज ए इनकम, ताकि हमें वो अंडर वैल्यूड और जो ओवर वैल्यूड है इनकम और एक्सपेंसेस आसानी हो जाए। तो देखो मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल बुक में ज़्यादा दिख रहा है, कितने का वैल्यू डिफरेंस है, मैं डिफरेंस यहाँ पर अगर निकालूँ तो मुझे डिफरेंस नज़र आ रहा है 1400 रुपये का, राइट। तो फाइनेंशियल बुक में ज़्यादा है, इसका मतलब कॉस्ट में कम होगा, कॉस्ट में अंडर वैल्यूड है, तो अंडर वैल्यूड एक्सपेंसेस है, तो क्या करना चाहिए, माइनस। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितने का डिफरेंस है, पहले मैं डिफरेंस निकाल दूँ, 2400 रुपये का डिफरेंस है, राइट, और ये इनकम है, तो ओवर वैल्यूड है क्या इनकम, तो फिर क्या करना चाहिए, लेस। फिर है नोशनल इंटरेस्ट चार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट ओनली, देखो चार्ज किया मतलब एक्सपेंसेस है, तो ये खर्चा सिर्फ कहाँ लिखा गया, बोलता है कॉस्ट में, इसका मतलब ओवर वैल्यूड है कॉस्ट में, तो क्या करेंगे, ऐड। फिर उसके अलावा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, WO का मतलब होता है रिटर्न ऑफ करना, राइट ऑफ इन फाइनेंशियल बुक, तो मतलब सिर्फ फाइनेंस में हुआ, इसका मतलब कॉस्ट में अंडर वैल्यूड है, ये खर्चा है अंडर वैल्यूड है, क्या करना चाहिए, लेस। उसके अलावा प्रोविजन फॉर डाउटफुल, ये भी आपका कॉस्ट में अंडर वैल्यूड है, क्या करेंगे, लेस। डन, सारे एडलेस हो गए। बस अब आप लोगों को क्या करना है, स्टार्ट करना है अपना सॉल्यूशन, तो स्टार्ट करते हैं आपका सॉल्यूशन। आप लोगों को कंपनी का नाम दिया होगा तो लिखने का इन द बुक्स वगैरह, और नहीं दिया है तो स्टेटमेंट ऑफ, हम क्या बनाने जा रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट रिकंसिलिएशन, ठीक है, हम लोग स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट रिकंसिलिएशन। आप लोगों के पास अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड इनकम एक्सपेंसेस सारी जानकारी गिवन थी,
तो ये पर्टिकुलर के बाद हम लोग दो अमाउंट के कॉलम मेंशन कर लेंगे, करेक्ट। एक होगा हमारा एडएलएस के लिए और एक होगा हमारा फाइनल टोटल अमाउंट का कॉलम। तो सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन में दिया है नेट लॉस एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। तो कॉस्टिंग रिकॉर्ड के हिसाब से लॉस है 1,72,400। तो मैं लॉस को माइनस में लिख रहा हूँ, लॉस का फिगर इसलिए काय में लिख रहा हूँ, माइनस में। अब इसमें जितने ऐड वाले आइटम थे सारे ऐड कर देंगे। वैसे ऐड क्या क्या होता है, ऐड होता है अगर कोई वो ओवर वैल्यूड एक्सपेंसेस हो एंड कोई अंडर वैल्यूड इनकम हो काय में, इन कॉस्ट बुक में, तो उसे हम क्या करेंगे, ऐड। चलो, तो क्योंकि हमने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ऑलरेडी सारा सेग्रीगेशन करके रखा है क्या, हाँ जी सर, सारा सेग्रीगेशन तो पहले ही किया हुआ है, तो हम सारे ऐड वाले आइटम्स को लिखते हुए चलते हैं, करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की। तो एडमिनिस्ट्रेशन आपने पूरा डिटेल में लिखना है, मैं पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ। रिकवर्ड इन एक्सेस कितना रुपया था आपका, 1700, करेक्ट। फिर उसके बाद दूसरे और कौन से ऐड वाले आइटम थे, तो ये डेप्रीशिएशन भी आपका ऐड था 1300 रुपये का, ठीक है। उसके अलावा आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड ये 8000, ये भी ऐड वाला आइटम है, आपने नाम पूरा लिखना है एज इट इज जैसा यहाँ लिखा हुआ है। उसके अलावा बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक 750 रुपये, ये भी ऐड हो जाएगा आपका। उसके अलावा स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक ओनली, ये भी क्या हो जाएगा आपका 475। उसके अलावा आपके पास ये एक था नोशनल इंटरेस्ट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट ओनली, मतलब ये आपका ओवर वैल्यूड एक्सपेंसेस था 6000। तो सारे ऐड वाले आइटम हो गए, तो सारे ऐड वाले आइटम्स की टोटल मार देंगे और देन फिर उसके बाद लेस वाले आइटम पर आएंगे पहले, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसको सारे ऐड वाले आइटम की टोटल यहाँ पर कर लेते हैं। ओके, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड के बाद क्या आ जाएगा आपका अंडर वैल्यूड एक्सपेंसेस एंड ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड एक्सपेंसेस एंड ओवर वैल्यूड इनकम, ठीक है। तो इसके अंदर भी आप लोगों ने, मैं पूरे नाम नहीं लिख रहा हूँ, राइट, क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे नाम नहीं लिख रहा हूँ, बस लेस वाले कौन से आइटम थे, ये वर्क ओवरहेड 31 में सीधा अमाउंट लिखते चल रहा हूँ यहाँ पर 3120। एंड उसके बाद फिर ये 5700 वाला हेड था आपका 5700। फिर उसके बाद 40,300 वाला हेड है, ये भी आपका माइनस होगा। फिर उसके अलावा आपका ये 1400 रुपये नेट डिफरेंस, ठीक है, 1400 रुपये। ये नेट डिफरेंस को किस नाम से लिखोगे, लिख देता हूँ। ये जो 1400 आया है इसको आप किस नाम से लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट, करेक्ट। और ये इसको भी लेस करना था, तो ये था क्लोजिंग स्टॉक। तो इसके लिए भी बोल देता हूँ कि कैसे लिखना है, बाकी तो जो दिया है सीधा एज इट इज नाम लिखना है। इसको लिखना है क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट। फिर उसके अलावा और क्या है आपके पास, ये 800 भी है और ये 150 भी है, तो ये 800 और ये 150, तो सारे लेस वाले आइटम भी पता चल जाएंगे। आ जाता हूँ मैं सबसे पहले यहाँ सारे ऐड वाले आइटम की टोटल करके इसको बाहर निकाल देते हैं। तो सारे ऐड वालों की टोटल आती है 18,225। अब ध्यान देना ये माइनस में है फिगर, तो इसमें से अगर मैं 1,72,400 माइनस में है, अगर उसमें से मैं इसको प्लस करूंगा तो 1 लाख नेगेटिव में आंसर आएगा आप लोगों के पास 1,54,175 का, राइट। और उसके बाद अब कुछ फिगर को लेस करना, तो लेस वाले सारे फिगर की अगर मैं टोटल मारूं तो इन सब की मिलाकर जो टोटल होती है वो है आपकी 53,000, ये माइनस करना है 53,870। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका प्लस, तो ये हो जाना चाहिए -2,08,045 रुपीज़। तो आपका जो नेट लॉस आ रहा है, नेट लॉस इन फाइनेंशियल बुक, तो फाइनेंशियल बुक में आपको कितने का नेट लॉस देखने को मिल रहा, 2,08,045 रुपये का। डन, इस क्वेश्चन में आपको इतना ही काम करना चाहिए था, करेक्ट। यस सर, आगे बढ़ते फिर हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर ये हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय द ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। अगेन ये थ्योरी क्वेश्चन है एंड आप लोगों को एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था 8 मार्क के लिए, बट हमारा टारगेट अगेन हर बार की तरह कौन सा रहेगा, इस क्वेश्चन में भी 16 मार्क्स का टारगेट रहेगा। एंड आप लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 प्रोसेस दिया है, तो जैसे 3 प्रोसेस दिया है और ये इन्फॉर्मेशन दिया है, हमारे दिमाग में तुरंत बत्ती जल जाना चाहिए क्या कि हमको 3 प्रोसेस अकाउंट बनाने बोला होगा। पढ़ लेते हैं सवाल। प्रोडक्शन ऑफ मेजर्स एबीसी कंपनी पासेस थ्रू 3 प्रोसेस। हाँ जी बिल्कुल, दिसंबर 2018 के लिए यस। और आपको डायरेक्ट मटेरियल यूनिट्स में दिया, प्रोसेस 1 में 10,000 यूनिट्स आए, मटेरियल प्राइस पर यूनिट दिया है 20 रुपये का, नॉर्मल लॉस ऑफ इनपुट तीनों प्रोसेस के लिए अलग अलग दी गई है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस दिया हुआ है कि जो नॉर्मल लॉस आएगा वो 10 रुपीज़, 30 रुपीज़ और 50 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से सेल आउट हो जाएगा। अब ये आउटपुट दिया हुआ है यूनिट्स में, कितने यूनिट्स बन के रेडी होते हैं, राइट। अब आउटपुट दिया है तो मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि कहीं ना कहीं यहाँ एबनॉर्मल लॉस की बात ना निकल जाए, सोचेंगे जब आएगा तब देखेंगे। उसके अलावा जब हम आगे बढ़ेंगे तो इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ये सारी चीज़ें भी दी है। और बजटेड आपको नीचे में बोलता है, ये लाइन पढ़ना भाई, कुछ लोगों को शायद ये लाइन समझ में नहीं आई थी। तो बजटेड या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर द मंथ वॉज ₹84,000, राइट। और बनाना भी हमको 1 महीने का ही है, लेकिन ये स्पेसिफिक किसी एक प्रोसेस के लिए लग रहा है ऐसा बता नहीं रहा है। इसका मतलब ये इन जनरल तीनों प्रोसेस के लिए लग रहा होगा, लेकिन कैसे बांटना वो बता दिया इन्होंने बोला एब्जॉर्प्शन इज बेस्ड ऑन अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो जितना डायरेक्ट वेजेस का परसेंटेज या फिर प्रपोर्शन है उसके बेसिस पर बांटना है बोलता है। तो ठीक है, हमें डायरेक्ट वेजेस का एक रेशियो निकाल देंगे, उस रेशियो के बेसिस पर बांटना रहेगा। बोलता है देयर आर नो स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द और द एंड ऑफ द मंथ, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट फॉर ऑल द 3 प्रोसेस। हाँ जी बिल्कुल बनाएंगे हम लोग। इस सवाल का जवाब करते शुरू, करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग करते सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन ये चल रहा है हमारा 3 का सी। किसकी बुक में बनाना है, कंपनी का नाम दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है। इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक में बनाना है, इन द बुक्स ऑफ ए मेजर्स ABC कंपनी, यस। और क्या बनाना है हमको, प्रोसेस अकाउंट बनाना है, ठीक है। फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2018, ये मैंने एक बार लिख दिया। नाउ मैं अब क्या बनाने जा रहा हूँ, सबसे पहले बनाएंगे प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 1 के बाद बनाएंगे प्रोसेस 2 अकाउंट, फिर उसके बाद बनाएंगे प्रोसेस 3 अकाउंट, करेक्ट। तो ये हम लोगों ने उसके लिए कुछ फॉर्मेट जो होता है इसका वो ड्रॉ कर दिया है, करेक्ट। तो ये हो गया आप लोगों का पर्टिकुलर के बाद ये आ गया आपका यूनिट का कॉलम, और ये आ गया आपका अमाउंट का कॉलम। फिर वैसे ही सेम पर्टिकुलर के बाद आपका आ गया यूनिट का कॉलम एंड अमाउंट का कॉलम। तो चलो सबसे पहले मेरे पास मटेरियल आया, तो 2 मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ DM, डायरेक्ट मटेरियल, कितने यूनिट्स, 10,000। और नीचे में ही लिखा है उसके मटेरियल प्राइस पर यूनिट, मतलब ये मटेरियल एट द रेट 20 रुपये पर, इसके हिसाब से आता है क्या। तो अमाउंट कितनी आ जाएंगी इसकी, 2 लाख रुपए, करेक्ट। उसके अलावा अगला फिर और कोई खर्चा था क्या, हाँ जी बिल्कुल, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी तो आना चाहिए। तो मैं इनडायरेक्ट मटेरियल IM करके शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कितना, 16,000 रुपये का। फिर उसके अलावा ये डायरेक्ट वेजेस 50,000 भी आना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस 40,000 भी आना चाहिए, करेक्ट। तो ये कितने, क्या था आपका डायरेक्ट वेजेस, और ये क्या था आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, नीचे में एक बजटेड ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड के बारे में भी बोला है क्या, लेकिन अब ये 84,000 का कुछ पोर्शन यहाँ आएगा, तो वो पोर्शन क्या है। तो एक काम करते हैं, मैं इसके बाद प्रोसेस या तो यहीं पे वर्किंग नोट बना दूँ, या तो इसके बाद मुझे पता है कि मैंने वर्किंग नोट बनाना है इसके नीचे, अगर एबनॉर्मल आ सकती है तो मैं थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ इसके नीचे, अगर कुछ वर्किंग नोट आए उसके लिए। और फिर ये मेरी प्रोसेस 2 बन जाएंगी, प्रोसेस 3 बन जाएंगी। तो मैं जितनी मेरी प्रोसेस बनने वाली है उसके हिसाब से मैं यहाँ थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, स्पेस छोड़ के मैं आगे एक वर्किंग नोट बना रहा हूँ। और ये वर्किंग नोट किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ये वर्किंग नोट हम इसके सेग्रीगेशन से रिलेटेड बना रहे हैं। वर्किंग नोट काय के लिए बना रहे हैं, ये वर्किंग नोट हम लोग अपोर्शनेट कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन, या इसको अपॉर्चुनिटी भी बोल सकते हैं, एब्जॉर्प्शन
ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड on the basis of on the basis of direct wages on the basis of डायरेक्ट वेजेस। चलो तो मैं जरा पहले देख लूँ, मेरे पास 3 प्रोसेस है, प्रोसेस 1, उसके अलावा प्रोसेस 2, उसके अलावा प्रोसेस 3। ठीक है, मेरे पास 3 प्रोसेस है। मेरे पास वेजेस दिया है क्या? हाँ जी सर दिया है, 50,000, 60,000 और 1,00,000। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं ना तो ये देखो 4 कॉमन जीरो, चारों में से क्या हो, तीनों में से क्या हो गए, कट गए। तो 5:6:10, यानी मेरा जो रेशियो निकलेगा वो निकलेगा 5:6:10। मतलब कुल मिलाकर मेरे को कितने हिस्से करने हैं? 21। 5 हिस्सा इसको जाएगा, 6 हिस्से इसको जाएगा, 10 हिस्सा इसको जाएगा। मतलब जो 84,000 रुपये मैंने बांटना है उसके कुल 21 हिस्से करेंगे, उसमें से 5 हिस्सा जाएगा किसको? प्रोसेस 1 में। चलो कर लिया जाए। 84,000 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 5, यहाँ पर 84,000 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 6, और यहाँ पर भी 84,000 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 10। अब हमको इसकी क्या हो जाएंगी अमाउंट पता चल जाएंगी। तो 84,000 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 5, तो ये आ गया आप लोगों का 20,000। राइट, कितना आ गया अमाउंट आप लोगों का? 20,000। फिर उसके अलावा 24,000 और उसके अलावा आप लोगों का 40,000। तो देखो ये 84,000 बढ़ गए बराबर। याद रखना 20,000 प्रोसेस 1 में जाने वाला है, प्रोसेस 2 में 24,000 और प्रोसेस 3 में 40,000 रुपये आपके जाने वाले हैं। तो आ जाते वापस, ये वर्किंग नोट आप लोगों ने बना लिया, तो हम आ जाते प्रोसेस नंबर 1 पर। तो प्रोसेस नंबर 1 पर हमारे पास एक कौन सा खर्चा आ गया था? 20,000 का प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक, चलिए सो यहाँ से हम लोगों ने देखिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसका इस्तेमाल कर लिया है हमने। ये डायरेक्ट मटेरियल लिख लिया है ऑलरेडी, ये 20 रुपये पर यूनिट से मल्टीप्लाइड कर लिया है। उसके अलावा ये 16,000, 50,000, 84,000 इसका इस्तेमाल कर लिया है। अच्छा, बट स्टिल हमारे पास नॉर्मल लॉस ऑफ इनपुट बोला था कि 10% का। तो नॉर्मल लॉस कहाँ जाता है सर? ये तो क्रेडिट साइड में आता है। लिख लो फिर, जब आपको पता है ये क्रेडिट साइड में आता है तो बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस। आपके इनपुट का 10%, तो इनपुट 10,000 यूनिट्स थे, उसका जब आप 10% निकालोगे तो 1,000 यूनिट आएगा। और ये सेल भी होता है क्या? 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से @ 10 रुपीज़, तो ये कितना आ जाएगा? 10,000 रुपये। राइट, उसके अलावा आउटपुट दे दिया है आपको, तो बाय मैं नीचे में लिख लेता हूँ आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट कितने यूनिट्स का? 8,800। ये भी हो गया यूज़ करके, यानी ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ करके हो गई है। हाँ जी सर, सारी हो गई है। तो चलो अब अगर मैं टोटल करूँ तो 10,000 टोटल इनपुट आया है, जिसमें से 1,000 का नॉर्मल लॉस हुआ। तो वैसे देखा जाए तो 9,000 आउटपुट बनने चाहिए थे, बट एक्चुअल में बने कितने? 8,800। इसका मतलब 200 यूनिट का क्या हुआ होगा? एबनॉर्मल लॉस। 200 यूनिट का क्या हुआ होगा? एबनॉर्मल लॉस। तो ये एबनॉर्मल लॉस 200 यूनिट्स का है। तो इसके लिए वर्किंग नोट, इसकी अमाउंट निकालने के लिए हमने क्या बनाने लाना चाहिए? वर्किंग नोट। तो मैं एक वर्किंग नोट इसी के नीचे बना रहा हूँ। किस चीज़ से रिलेटेड ये वर्किंग नोट है? ये वर्किंग नोट है आप लोगों की, इसको पहले इरेज कर दिया जाए। एंड ये जो वर्किंग नोट हम बनाने जा रहे हैं ये किस चीज़ से रिलेटेड वर्किंग नोट है? वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो हम एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करने जा रहे हैं। यस, तो कैसे करेंगे? वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस निकालना हो तो वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, जो डेबिट साइड में जितनी अभी तक के कॉस्ट लगे उसमें से माइनस अगर कोई स्क्रैप्ड वैल्यू अगर आपके पास आई है, कोई भी सेल ऑफ स्क्रैप्ड हुआ है, ठीक है, कोई भी अगर नॉर्मल या फिर कोई आप लोगों के स्क्रैप्ड का अगर सेल हुआ है तो उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। उसके अलावा डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट यूनिट्स,
टोटल इनपुट यूनिट्स माइनस जितने भी आपके स्क्रैप्ड यूनिट्स होंगे उसको माइनस कर देना, जितने भी आपके स्क्रैप्ड यूनिट्स होंगे माइनस कर देना, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय, राइट, मल्टीप्लाइड बाय क्या, आपके एबनॉर्मल लॉस के यूनिट। तो एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स कितने देखना पड़ेगा। चलिए तो हम लोग आ जाते हैं वापस और बात करते हैं हमारे पास टोटल डेबिट में कॉस्ट कितनी आई थी। तो अब टोटल करेंगे, डेबिट में कॉस्ट आई थी हमारे पास 2 लाख रुपए प्लस 16,000 रुपये प्लस 50,000 रुपये प्लस 40,000 रुपये प्लस 20,000 रुपये, 3,26,000 आई है क्या, 3 लाख। उसमें से स्क्रैप्ड कितना 10,000 और टोटल इनपुट यूनिट्स कितने थे हमारे पास 10,000, लेकिन उसमें से 1,000 लॉस हो गए, इनटू एबनॉर्मल कितने निकले थे 200 यूनिट्स। तो चलो इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो 3,26,000 से माइनस हो जाएगा 10,000, तो 3,16,000 डिवाइडेड बाई 9,000 इंटू 200 यूनिट्स, तो डिवाइडेड बाई 9,000 इंटू 200, तो 7,022 रुपये आता है क्या, 7,022 रुपीज़। ये काई की वैल्यू निकल गई आपकी, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। और जब ये पता चल चुका है तो और एज ऑब्वियस है कि आपका बैलेंसिंग फिगर क्या निकल जाएगा, ये आउटपुट, ठीक है, जो कि हम क्या करते हैं ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। तो कर लेते हैं, 3,26,000 टोटल थी डेबिट साइड की पूरी, उसमें से 10,000 माइनस और 7,022 भी माइनस, तो यहाँ पर वैल्यू आना चाहिए 3,08,978। करेक्ट, हाँ जी सर करेक्ट, एकदम से करेक्ट। चलिए तो ये क्या निकल गया आप लोगों का, प्रोसेस 1 डन। यस, अब प्रोसेस 1 डन, तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की। और अगला प्रोसेस क्या है हमारे पास, प्रोसेस नंबर 2। तो बना दिया जाए प्रोसेस नंबर 2 भी। यस, तो यहाँ पर बना देते हैं हम लोग प्रोसेस नंबर 2। वैसे हमारे पास साइड में जगह है तो मैं इधर साइड में ही बना लेता हूँ। चलिए तो प्रोसेस नंबर किधर चलते हैं हम लोग, सेकंड की तरफ, राइट, किधर चलते हैं प्रोसेस नंबर सेकंड। और प्रोसेस सेकंड क्या करते हैं आप, बनाते हुए चलते हैं, ड्रॉ करते हुए चलते हैं। तो प्रोसेस नंबर 2, तो सबसे पहले प्रोसेस जब सेकंड बनाना शुरू करेंगे हम लोग, तो प्रोसेस सेकंड के अंदर आप लोगों को किस बात का ध्यान रखना है कि प्रोसेस 1 का जो भी आउटपुट है वो प्रोसेस इसका क्या हो जाएगा, इनपुट बन जाएगा, राइट। तो चलिए तो हम लोग सबसे पहले इसके इनपुट की तरफ आ जाते हैं, और इसके इनपुट में पर्टिकुलर आप लोगों ने लिखना है पूरा बाकायदा, अच्छे से प्रेजेंटेशन वगैरह करना है, पर्टिकुलर, उसके बाद यूनिट का कॉलम, अमाउंट, देन पर्टिकुलर, एंड उसके बाद अगेन आप लोगों का यूनिट एंड अमाउंट। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर 2 इनपुट, और ये इनपुट कहाँ से आया, ट्रांसफर फ्रॉम, कहाँ से आया ये, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 अकाउंट। यस सर, तो कितने आए थे 8,800 यूनिट, और उसकी वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखी थी, उसकी वैल्यू थी 3,08,978, राइट। तो लिख देते हैं 3,08,978। उसके अलावा और कुछ आया था क्या, नहीं भाई, बाकी कुछ नहीं आया था। लेकिन खर्चे लगे थे क्या, हाँ भाई खर्चे तो लगे थे, 12,640 का एक खर्चा लगा था। 2 इनडायरेक्ट मटेरियल कितने का, 12,640। उसके अलावा डायरेक्ट वेजेस लगा था, 2 डायरेक्ट वेजेस कितने का, 60,000 का, तो 60,000 का आपका डायरेक्ट वेजेस हो गया। उसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यस, कितना था डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप लोगों का, 62,382। अच्छा, उसके अलावा प्रोडक्शन ओवरहेड भी था आपका, जो आपने वर्किंग नोट से निकाला था, एक वर्किंग नोट बनाया था, 24,000 रुपये, राइट, कितना, 24,000 रुपये। इसके अलावा क्रेडिट साइड की बात करूँ तो क्रेडिट साइड में क्या आ जाएंगे आपके पास, नॉर्मल लॉस, जो कि आपके इनपुट का
5% है तो आपके पास 8,800 यूनिट्स है और उसका 5% होता है 440 और ये 30 रुपीज़ के हिसाब से सेल आउट हो जाता है। तो एट द रेट अगर मैं 30 के हिसाब से इसको अगर सेल आउट करूँ तो इसकी वैल्यू आती है 13,200। उसके अलावा अगर मैं आगे बात करूँ तो हमको आउटपुट दिया हुआ है इस प्रोसेस के अंदर का भी। तो आउटपुट है हमारे पास 8,400 यूनिट्स का। नाउ अब जब मैं टोटल करने जाऊंगा तो देखते हैं टोटल में क्या होता है। तो यहाँ पर टोटल में 8,800 यूनिट टोटल आए थे। उसमें से 8,800 में से आप लोगों के 440 का क्या था, नॉर्मल लॉस था। तो वैसे हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट 8,360 का आना था बट 8,400 का आ गया। इसका मतलब 40 यूनिट ज़्यादा के बन गए हैं क्या, यानी कि गेन है आपके लिए। और अगर गेन है तो फिर आप लोगों ने कहाँ लिखना चाहिए, डेबिट साइड में, टू एब नॉर्मल गेन। टू एब नॉर्मल गेन कितने यूनिट्स, 40। लेकिन चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों को ये 40 जो एबनॉर्मल गेन है इसके लिए क्या बना लेना चाहिए, वर्किंग नोट बना लेना चाहिए, राइट। तो मैं इसकी वर्किंग नोट आप लोगों को लेते हुए चलता हूँ। तो शुरू करें वर्किंग नोट। किस चीज़ के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ एब नॉर्मल गेन, कैलकुलेशन ऑफ एब नॉर्मल गेन। तो जब मैं एब नॉर्मल गेन का वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो ए वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू निकालना है अपने को। एब नॉर्मल गेन की क्वांटिटी तो निकल गई है, तो एब नॉर्मल गेन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस माइनस जितना भी सेल हुआ होगा आपका, सेल ऑफ स्क्रैप्ड, जितना भी स्क्रैप्ड क्या हुआ है आपका सेल, डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट यूनिट्स, टोटल इनपुट यूनिट्स माइनस जो भी आपके स्क्रैप्ड यूनिट्स थे वो, मल्टीप्लाइड बाय आपका जो भी एबनॉर्मल गेन की यूनिट्स रही होंगी वो एबनॉर्मल गेन यूनिट्स। हाँ जी, तो अब आप लोगों के सामने पहले कॉस्ट निकालना पड़ेगा एबनॉर्मल गेन की अगर वैल्यू निकालना है तो। टोटल इनपुट यूनिट तो हमें पता है 8,800 थे, जो 440 का स्क्रैप्ड था, और गेन भी पता है। ऊपर की वैल्यूज निकाल देते हैं हम लोग एक एक करके सारी की सारी। यहाँ की भी पता चल गई 13,200 है ये, करेक्ट। और इधर की टोटल अगर करेंगे तो 3,08,978 प्लस 12,640 प्लस 60,000 प्लस 62,382 प्लस 24,000, तो इसकी टोटल आती है 4,68,000, 4,68,000। 4,68,000 में से फिर ये माइनस कर देंगे 13,200, तो आ जाएगा आपके पास 5,54,800। और यहाँ एक्सपेक्टेड आना चाहिए था आपका 8,800 में से 440 माइनस होते हैं तो 8,360 इंटू 40, तो कितना आ जाना चाहिए आप लोगों का, ये आना चाहिए डिवाइडेड बाई 8,360 इंटू 40, तो ये आना चाहिए आपका तो आप लोगों का 2,176, ये क्या हो गया आप लोगों का एबनॉर्मल गेन का अमाउंट आ गया आप लोगों का 2,176। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 2,176। तो अगर मैं अमाउंट यूनिट्स के कॉलम की टोटल मारूं तो 8840 8840, और अगर मैं इसकी टोटल मारूं तो इसकी टोटल आनी चाहिए आप लोगों की 4,70,000, 4,70,176, 4,76,000, 4,70,176 माइनस करेंगे उसमें से 13,200, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4,56,976, राइट। ये क्या आ जाएगा आउटपुट, जो कि कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। और इसके बाद अब हम लोगों ने नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट बना लेना चाहिए, करेक्ट। अब इसके बाद हमारा कौन सा प्रोसेस बनेगा, प्रोसेस नंबर 3। तो अब हम लोग बनाने जा रहे हैं कौन सा प्रोसेस, प्रोसेस 3 अकाउंट।
चलिए, सो पर्टिकुलर यूनिट्स का कॉलम, अमाउंट्स, पर्टिकुलर यूनिट्स एंड अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास आ जाएगा इनपुट, और इनपुट में आपके पास 8400 यूनिट्स है, और आप लोगों ने देखो उसका वैल्यूएशन भी कर रखा है। कितना वैल्यूएशन है? ये है 4,56,976 रुपीज़, राइट। तो 8400 यूनिट्स की यहाँ पर ले लेता हूँ क्या, 4,56,976। बट इसके अलावा ये कहाँ से है आपको लिख लेना है यहाँ पर, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस टू। अब इसके अलावा आपके पास 23,200, उसके अलावा 1,00,000 रुपये, उसके अलावा 40,800, और वो प्रोडक्शन ओवरहेड वाले 40,000 भी, ठीक है। ये क्या था आप लोगों का, इनडायरेक्ट मटेरियल, ये क्या था, डायरेक्ट वेजेस, ये है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जो पैराग्राफ में दिया था हम लोगों ने इसके लिए वर्किंग नोट बनाया था, प्रोडक्शन ओवरहेड। उसके अलावा अगर मैं बात करूं बाय नॉर्मल लॉस की, तो नॉर्मल लॉस कितना परसेंट, 10%। तो 8,400 का अगर मैं 10% निकालूँ तो 840 होता है, करेक्ट। कितना होता है, 840। और यहाँ पर आपको जो आउटपुट दिए हैं वो कितने दिए हैं, 7,500, ये आपका आउटपुट है। और उसके अलावा ये जो नॉर्मल लॉस है एट द रेट 50 रुपये के भाव से बिक जाता है, बोला है क्या? हाँ जी सर। तो 840 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 42,000। चलिए, तो आप लोगों के पास 42,000 एबनॉर्मल। अच्छा, अब अपन इसका अगर बैलेंस करने जाते हैं तो देखो एबनॉर्मल गेन हुआ या लॉस हुआ, तो 8400 का इनपुट था, 840 नॉर्मल अगर गए तो 7,560 बचने चाहिए थे, लेकिन 7,500 बचे। इसका मतलब 60 का क्या है आपका, लॉस है, एक्सपेक्टेड आउटपुट से कम आ रहा है। तो इसको नाम क्या दे देंगे, बाय एब नॉर्मल लॉस। और इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। हाँ जी सर, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। चलो, तो अगर मैं इसकी वर्किंग नोट बनाऊं तो कैसे बन जाएगा आपका, अभी तक जो ऊपर में दो फॉर्मूले लिखे वही है, एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस माइनस स्क्रैप्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट यूनिट्स माइनस स्क्रैप्ड यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय एब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स। चलिए, सो बढ़ते आगे और कंटिन्यूटी में। एबनॉर्मल लॉस, पहले टोटल कॉस्ट निकालेंगे, 4,56,976 प्लस 23,200 प्लस 10,000 प्लस सॉरी 10 नहीं, यहाँ पर 1,00,000 था अमाउंट। कितना था वो, 1,00,000 था। तो टोटल आपकी आ रही है 6,00,000। एक बार क्रॉस वेरीफाई आप लोग भी अपने एंड से कर लेना, ठीक है। कई बार क्या होता है, आप लोग बस वेरीफाई करना कहीं पर कहीं गलत तो नहीं है, आप लोगों ने उस बात को चेक कर लेना चाहिए, राइट। और अगर कहीं करेक्शन हो तो फिर करेक्शन आप लोगों ने लिख लेना चाहिए। कई बार होता है कि हम लोगों से टोटलिंग में मिस्टेक हो जाए। तो इसमें से माइनस कर देते हैं 42,000, तो आ जाएगा 6,18,976, और 8,400 से 840 माइनस करेंगे तो एक्सपेक्टेड आउटपुट आ जाएगा आपका इतना इंटू 60। तो करते इसको सिंप्लीफाई और निकाल लेते, 6,18,976 डिवाइडेड बाय 7,560 इंटू 60, तो ये आता है 4,912। कुछ लोग इसको राउंड ऑफ करके 13 रुपये भी बोल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू पता चल गई 4,912 रुपये। तो बस अब क्या करना है आपको, बैलेंस करना है। तो इसकी कॉस्ट तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, 660,976, 660,976 में से 660,976 में से माइनस 42,000 और माइनस, तो 6,14,064। ये क्या निकल गया आप लोगों का आउटपुट। और लास्ट प्रोसेस था तो हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफर टू गोडाउन वेयर हाउस फिनिश गुड्स, जो लिखना आप लिख दो यहाँ पर।
गोडाउन लिखना है गोडाउन लिखो, वेयर हाउस लिखना है वेयर हाउस लिखो, फिनिश गुड्स लिखना है फिनिश गुड्स लिखो, वहाँ हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। डन। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या भी खत्म होता है, जो क्वेश्चन नंबर 3 का सी था 16 मार्क का क्वेश्चन, ये भी आपका होता है डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का ए थियरी क्वेश्चन आता है ऑलवेज, जैसे बोला था राइट अ नोट ऑन अ प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, और उसके अलावा आपको एक 8 मार्क का एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ था। बट अगेन हर बार की तरह हमारा पूरा का पूरा फोकस कहाँ रहेगा, सी पर, 16 मार्क्स के ऊपर, करेक्ट। और यहाँ पर आप लोगों को दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट दिया है, एक सोनी और एक स्टार, दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स है। इसका मतलब आप लोगों का दोनों के लिए अलग अलग क्या करना है, बना लेना चाहिए, दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट प्रिपेयर कर लेना चाहिए। चलिए सो करें इसका भी सॉल्यूशन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 4 के सी की, राइट। तो क्या बोला था आप लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है आपको सोनी का और कॉन्ट्रैक्ट स्टार। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जी लिमिटेड, जी लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने एक सोनी से कॉन्ट्रैक्ट किया और एक स्टार से किया है, ठीक है। मटेरियल ऑन सेंड टू साइट दिया हुआ है, ठीक है, कहाँ जाता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के जनरली डेबिट में। उसके अलावा लेबर भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में, प्लांट इतना उस कॉन्ट्रैक्ट में लाया गया है डेबिट में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट में, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस डेबिट में, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, स्टोर को वापस भेजे तो क्रेडिट में, वर्क सर्टिफाइड क्रेडिट में, वर्क अनसर्टिफाइड क्रेडिट में, मटेरियल एट साइट एंड का दिया हुआ है क्रेडिट में, वेजेस अक्रूड है, अक्रूड मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, डेबिट में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अक्रूड है डेबिट में, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड की दे दी है तो क्रेडिट में। हाँ तो ये एंड की डेट है ना 31 दिसंबर 2018। चलिए उसके अलावा आपको बोलता है द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख फॉर ए, ऊपर में नाम दे दिया सोनी का, नीचे बोलता है ए, ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी थोड़े नशे में पेपर बनाया है, कोई बात नहीं, आप समझदार बच्चे हो, आप समझ गए कि ये सोनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट है और 4 लाख रुपए स्टार के लिए कॉन्ट्रैक्ट है। द कैश रिसिप्ट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिव वॉज 80%, जितना भी वर्क सर्टिफाइड होता है उसका 80% क्या होता है आपको, कैश रिसीव्ड होता है। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले किसकी बुक में मतलब बनाना तो जी की बुक में है, बट पहले सोनी का कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड हम लोग पहले कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, या तो आप इसको कॉन्ट्रैक्ट सोनी बोल दो या तो ए बोल दो, ठीक है, क्योंकि नीचे में उसने ए के नाम से भी लिखा है तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ए। इसको आप सोनी का और ड्यूरेशन दिया है क्या, हाँ जी सर बिल्कुल दिया है सर, कितना दिया ड्यूरेशन, तो आपको जो ड्यूरेशन यहाँ पर मेंशन है वो है फॉर द पीरियड ऑफ 2018, राइट। अब शुरू कब से हुआ था वो सब तो नहीं पता, इसलिए मैंने सीधा फॉर द पीरियड ऑफ 2018 या फिर फॉर द पीरियड ऑफ 31 दिसंबर 2018, आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते थे। तो ये बनाने जा रहे हैं हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड, ये रहा आपका एज यूजुअल पर्टिकुलर का कॉलम, ये रहा आपका अमाउंट का कॉलम, ये रहा पर्टिकुलर का कॉलम, ये रहा अमाउंट का कॉलम। क्योंकि हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो एक एक करके क्लासिफाइड करेंगे। सबसे पहले था टू मटेरियल सेंट टू साइट, यानी कि हमने मटेरियल कहाँ भेजा है, साइट पर भेजा है, 1,70,700 रुपये। उसके अलावा टू लेबर, तो लेबर भी आपको 1,48,700 के दिए हुए हैं। उसके अलावा प्लांट 30,000 का प्लांट दिया हुआ है। उसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आपको दिए हुए हैं 6,300 के। उसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस भी डेबिट में ही आ जाएगा आपका, इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस कितना 8,200। फिर उसके अलावा आप लोगों के पास मटेरियल रिटर्न टू स्टोर है, तो ये क्रेडिट साइड में आना चाहिए। बाय मटेरियल वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया कहाँ, टू स्टोर में, कितने रुपए का सामान था, 1,000 रुपये का। उसके अलावा वर्क सर्टिफाइड, तो बाय WIP के नाम से हेडिंग रहेंगी और उसके अंदर आप लोगों का वर्क सर्टिफाइड भी आएगा और उसी के अंदर आपका वर्क अनसर्टिफाइड भी आएगा, वर्क सर्टिफाइड भी आएगा और वर्क
अनसर्टिफाइड भी आएगा। अमाउंट है 3,90,000 और 9,000, तो 3,90,000 वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट है और 9,000 वर्क अनसर्टिफाइड है। फिर मटेरियल एट साइट ये सब आखिरी में बचा बोलता है, ठीक है। तो हम बाय यहाँ क्लोजिंग के नाम से हेडिंग दे देते हैं या फिर एट द एंड लिख देते हैं, और उसके अंदर हमको पता है मटेरियल एट साइट कितना है, तो मटेरियल एट साइट, साइट पर जो मटेरियल बचा है वो है 4,800 रुपये का। और उसके अलावा डायरेक्ट ये जो वेजेस अक्रूड है, मतलब इस साल देना बाकी, वैसे आपने ये लेबर में चाहे तो ऐड कर सकते थे, बट अब मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं अलग से लिख रहा हूँ वेजेस अक्रूड, मतलब इतना देना बाकी है 3,700। उसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी मैं चाहता तो इसमें ऐड कर सकता था 6,300 में, बट अगेन मेरे पास वहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं अलग से इसको ऐड कर रहा हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अक्रूड 600 रुपये। फिर उसके अलावा वैल्यू ऑफ प्लांट डायरेक्टली आपको एंड की बता दी। देखो आपने 30,000 की लाया था लेकिन आखिरी में बची कितनी, 22,000 की, इसका मतलब 8,000 की यूज़ हो गई होंगी, तो आपको डायरेक्टली क्या दे दिया है, वैल्यू ऑफ प्लांट, आपको प्लांट की आखिरी वैल्यू बता दिया गया है। अब सब चीज़ हो चुका है, अब बस हमें हमारे अब प्रोसेस की तरफ बढ़ना है। ये तो हो गया अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो जो क्लासिफाइड करना था कर दिए। अब सुनिएगा, इसके बाद आप लोगों को कुछ कॉमन वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा। कौन सी, तो सबसे पहले आप लोगों ने वर्किंग नोट, तो सबसे पहला जो आप लोगों को क्या बात चेक कर लेना चाहिए, तो बड़ा लोग आप लोगों ने किस चीज़ को चेक कर लेना चाहिए, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन, ठीक है। ये भूलना नहीं, क्योंकि ये भूले तो सॉल्यूशन आगे का पूरा क्या हो जाएगा आप लोगों का, रॉन्ग। तो परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन कैसे पता चलता है, तो ये पता चलता है भाई आपका वर्क कितना सर्टिफाइड हुआ है, कितना काम एक आर्किटेक्चर ने सर्टिफाइड किया है, डिवाइडेड बाय कुल कितने का काम था, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100, तो आपको परसेंटेज में पता चल जाएगा। तो हमें पता है 3,90,000 हमारा वर्क सर्टिफाइड हुआ है, जबकि काम जो सोनी का था वो 5 लाख का था। तो अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो 78% हमारा क्या है, वर्क कंप्लीशन है, राइट। अब जैसे ही मुझे वर्क कंप्लीशन पता चला तो अब मैं क्लियर हो गया कि भाई मेरा यहाँ से जो भी बैलेंसिंग फिगर निकलेगा उसको नोशनल प्रॉफिट बोलना है, और जो भी नोशनल प्रॉफिट निकलेगा उसको हमने 2/3 में बांटना है, राइट, उसका 2/3 पोर्शन लाना है। तो चलो अब चलते हैं हम लोग कहाँ, नोशनल प्रॉफिट निकालने के लिए वापस कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं कहाँ, आपके कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आ चुके हैं, करेक्ट। तो अब मैं एक बार पहले क्रेडिट साइड की टोटल निकाल देता हूँ, 3,90,000 प्लस 9,000 प्लस 1,000 प्लस 4,800 प्लस 22,000, वैसे तो टोटल 4,26,800। और ऐसे मैं अभी लिख के रख लेता हूँ, पहले डेबिट की भी चेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि डेबिट की टोटल ज़्यादा है और लॉस आ जाए, इसलिए आप लोगों ने पहले इंश्योर कर लेना कि किधर की टोटल ज़्यादा है और किधर की कम है। तो आई गेस डेबिट की टोटल कम है, डेबिट की टोटल 3,68,200 आ रही है, तो क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है 4,26,800, 4,26,800 में से आप ये सारे खर्चे माइनस कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, 58,600 का नोशनल प्रॉफिट पता चल जाएगा। क्या क्या पता चल जाएगा, नोशनल प्रॉफिट, राइट। और जब नोशनल प्रॉफिट आपको पता चल जाएगा तो ऑब्वियस है आप वर्किंग नोट बना लो, और कुछ अमाउंट पीएल में जाएगा और कुछ, तो हम लोग इसके लिए अब क्या कर लेते हैं, वर्किंग नोट से ही अमाउंट निकाल देते हैं, राइट। इसके लिए हम लोग क्या बना लेते हैं, वर्किंग नोट। तो नीचे आ जाते हैं और नीचे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। वर्किंग नोट बना रहे हैं हम लोग, नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पीएल। नोशनल प्रॉफिट कहाँ डालना है अपने को, पीएल में। तो कितना जाएगा, क्योंकि काम हमारा 50% से ज़्यादा बट 90 से कम कंप्लीट है, तो पीएल में कितना जाना चाहिए, 2/3 इंटू किसका, 2/3 नोशनल प्रॉफिट का, तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। अब कुछ बच्चा यहाँ बोलेगा कि सर कैश रिसीव दिया नहीं है, बेटा लिखा है ना 80% वर्क सर्टिफाइड का मिलता है, करेक्ट। तो आप डायरेक्टली या तो 80% ही लिख लो यहाँ पर, या तो फिर पहले कैश रिसीव्ड निकाल लो। अगर आप कैश रिसीव्ड निकालते, मैं यहाँ पे निकाल के बता रहा हूँ, कैश रिसीव्ड कितना था, वर्क सर्टिफाइड का 80%, तो वर्क सर्टिफाइड 3,90,000 है, तो उसका 80% कितना होता, तो 3,12,000 उसकी वैल्यू होती, यस।
अब 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट आप लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, 58,600 आया था, 58,600 इंटू, मैं डायरेक्टली या तो 80% लिख लूँ तो भी सही है, क्यों? क्योंकि अपने को मालूम है 80% ही कैश मिलता है ना, तो जो भी परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड है आप वो लिख लो, या फिर आपने अमाउंट निकाला होगा 3,12,000 डिवाइडेड बाई 3,90,000, देख लेना दोनों केस में सिमिलर ही आंसर आएगा। तो 58,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 का मैंने निकाल दिया 80%, मतलब 3,12,000 सॉरी 31,253, 31,253। अगर इतना पीएल में गया है तो फिर डब्ल्यूआईपी रिजर्व में कितना जाना चाहिए? तो जो बैलेंस है वो जाना चाहिए। नोशनल प्रॉफिट में से अब हटा दो, नोशनल प्रॉफिट से क्या हटा दो? जितना पीएल में गया उतना हटा दो। तो नोशनल प्रॉफिट था 58,600, उसमें से हटा दो 31,253, तो बचा हुआ अमाउंट आपका कहाँ चली जाएगा? डब्ल्यूआईपी रिजर्व में। तो डब्ल्यूआईपी रिजर्व में जाना चाहिए आपका 23,647 रुपीज़। तो आपको दोनों के लिए भी अमाउंट पता चल गई। चलो तो लिख लेंगे हम अमाउंट, तो आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। करेक्ट, कितना यहाँ पर आ गया था 27,346, और यहाँ पर आ गया था आपका अमाउंट 31,253, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अच्छा, क्वेश्चन में और क्या बोला था? सिर्फ प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बोला था। तो अभी सोनी का बना, सेम ऐसा ही किसके लिए करेंगे? स्टार। पूरी इंफॉर्मेशन रिपीटेटिव सब कॉपी पेस्ट है क्या? हाँ जी सर। चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट सोनी का खत्म हो गया ना। अब जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार का बनाओगे ना, पूरा कॉपी पेस्ट है, इसलिए मैं फिर से क्या करके नहीं दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर ये सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ, बस मैं ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ये डेबिट में आ जाएगा, ये भी 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 डेबिट में, ये आ जाएगा क्रेडिट में, क्रेडिट में, क्रेडिट में। देन उसके बाद मटेरियल एट साइड, ये भी क्रेडिट में, ये आ गया आपका खर्चा डेबिट, डेबिट नाउ क्रेडिट। तो जब आप क्रेडिट की टोटल मारोगे, लाइक ये 1200 है, 2,90,000 है, 6,000 है, 4,200 है और 19,000 है। तो जरा मैं क्विकली यहीं पर क्रेडिट की टोटल मार लेता हूँ। तो क्रेडिट की यहाँ पर टोटल आनी चाहिए, आप भी मेरे साथ साथ कैल से उठा लीजिए। तो ये आती है 3,20,000 समथिंग, 3,00,000, एक मिनट में फिर से रिपीट कर लूँ, 1200 प्लस 2,90,000 प्लस 6,000 प्लस 4,200 प्लस 19,000, तो 3,20,400 क्रेडिट की टोटल आती है। यस यस सर, क्रेडिट की टोटल इतनी आती है। और डेबिट की अगर आप देखोगे तो 1,46,400, 137, 1,37, फिर 25,000, 5,100, 7,700, 3,400 और 800। तो डेबिट की टोटल आती है 3,25,500। तो जब आप देखोगे, जब सॉल्व करोगे तो डेबिट की टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट की कम है, इट मीन्स आपको ना लॉस आएगा। और लॉस कितने का आएगा? 5,100 रुपये का ये लॉस आएगा। तो लॉस आएगा तो सीधा उसको बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिख देने का, राइट। और फिर यहाँ कोई नोशनल प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, सर ये 1/3 डालेंगे 2/3, अरे लॉस 100% जाता है, सीधा बाय पीएल के नाम से क्लोज करो, हिसाब खत्म करो। सर फिर परसेंटेज कंप्लीशन निकाल के दिखाएंगे क्या? नहीं दिखाएंगे, हाँ वो दिखा देना, वो एक वर्किंग नोट का पार्ट है, तो दिखा देने का कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ है। 2,90,000 डिवाइडेड बाई 4,00,000। तो अगर मैं परसेंटेज कंप्लीशन की बात करूँ तो 72.5% वर्क कंप्लीट हुआ है। लेकिन अब क्योंकि क्वेश्चन इस कॉन्ट्रैक्ट में आया ही लॉस है, तो लॉस तो कहीं क्या नहीं होता, मतलब वो उसका ऐसा 2/3 1/3 नहीं होता, वो तो सीधा सीधा पीएल में 100% ट्रांसफर हो जाता है। तो होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों के रेंज में है, कर पाओगे। करेक्ट। अब हम बढ़ते हैं, चलिए बढ़े आगे और चलते अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ और बात करते ये 4-4 मार्क्स वाले, ठीक है, थोड़े लघु क्वेश्चन की, आई मीन टू से शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले बोलता है द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ दिसंबर। देखो अगर बहुत ज़्यादा टफ टाइप से रहेगा तो हम कोशिश करेंगे बोर्ड पर यहाँ पर सॉल्व करने की अपने, और अगर बहुत इजी होगा तो लेट इट बी, आपको करना रहेगा। करेक्ट। चलो तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? कॉस्ट शीट बनाना। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट
और बोलता है अबाउट द शोइंग द प्रॉफिट फॉर द पीरियड, और आपको प्रॉफिट भी बताना है। रॉ मटेरियल कंज्यूम सीधा सीधा दे दिया है आपको, यस। डायरेक्ट वेजेस दोनों को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। फिर मशीन आवर वर्क्स बता रहा है, मशीन कितने घंटे काम करती है, 8000 घंटे, और 1 घंटे का कॉस्ट कितना, 4 रुपये। तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दूंगा तो 32,000 रुपये। और मशीन ये वर्क जो हुआ ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाना चाहिए क्या, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा दिया हुआ है आपका। और फिर ऑफिस ऑन कॉस्ट, तो आपने इन दोनों को जोड़ा था, कितना आया था, 80,000 प्लस 48,000, तो ये आया था आपका 1,28,000 रुपये, ये था प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट में जब आप ये 32,000 जोड़ देते तो आपका फैक्ट्री कॉस्ट कितना आता, 1,60,000 का आपका फैक्ट्री कॉस्ट आता। तो क्या बोलता है, ऑफिस ऑन कॉस्ट कितना निकालना, 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट को ही वर्क कॉस्ट बोलते हैं, तो उसका 10% कितना होता, 16,000। ये क्या हो गया आपका ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो फिर इसको भी ऐड कर देते हैं तो 1,76,000, ये क्या आ जाता आपका, ये आ जाता आप लोगों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में यूनिट्स प्रोड्यूस और सोल्ड की बात किया है क्या, कितने यूनिट बनाते हैं, 4,000, बेचते कितने हैं, 36, मतलब 400 बच जाते हैं क्या। तो ओपनिंग स्टॉक तो कुछ नहीं आया फिनिश गुड्स का, लेकिन क्लोजिंग आया है क्या, हाँ। तो इस क्लोजिंग का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन हुए हैं इनटू क्लोजिंग, तो 17,600 आ जाता क्या, कितना, 17,600। तो माइनस कर देंगे 17,600, तो आपको COGS पता चल जाता 1,58,400 का, क्या पता चल जाता, COGS। और COGS में लास्ट सेलिंग एक्सपेंसेस लगेंगे, 1.5 रुपये पर यूनिट है, तो टोटल जितने यूनिट बिके उसके हिसाब से आ जाएगा, 3600 यूनिट बिके इंटू 1.5 रुपये के हिसाब से कितना होता है, 3600 इंटू 1.5 रुपया, तो ये होता है 5,400। ये सेलिंग एक्सपेंसेस आ गया। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएंगे, 1,58,400 को प्लस कर दिया इसमें, तो 1,63,800, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। और आपको सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, कितना है सेलिंग प्राइस, 3600 इंटू 50 रुपये के हिसाब से, तो 3600 इंटू 50 रुपये के हिसाब से 1,80,000 का आपका क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस। तो अब आपको सेलिंग प्राइस भी पता है, तो क्या प्रॉफिट निकल जाएगा, हाँ जी बिल्कुल निकल जाएगा, 16,200 का क्या है, प्रॉफिट है। तो यही आपको निकाल कर बताना था, कॉस्ट शीट बनाना था, सिंपली 4 मार्क्स के लिए आपको बताना था निकाल के। चलिए, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का ए। नाउ अब बात करते क्वेश्चन नंबर 5 के बी की, राइट। अब यहां पर अगर आप देखो तो आपको कॉस्ट बुक का प्रॉफिट क्वेश्चन मार्क है, फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट दिया है और आपको निकालने बोला है। तो कोई बड़ी बात है क्या, बिल्कुल नहीं। ये मैंने आप लोगों को ओरली करवाया है, बट मैं 5 का बी आपको लिखकर सॉल्व करवा रहा हूँ, राइट। क्या बनाना है आप लोगों ने, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट रिकंसलेशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट रिकंसलेशन। जब सब घूमेंगे तब आपने घूमना नहीं है। लोग जनरली क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट एज पर, अब एफए दिया है तो एफए से शुरुआत करेंगे। आपने जैसा पढ़ा है आपने वैसे ही शुरुआत करना, नेट। बट यहाँ क्वेश्चन मार्क है, हमको नहीं पता, ठीक है भाई। हमें पता है इसमें ऐड होता है क्या, अगर कोई खर्चे क्या हुए हो, ओवर वैल्यूड हुए हो एक्सपेंसेस, एंड अगर कोई इनकम हुई हो क्या, अंडर वैल्यूड, ठीक है। तो कोई अंडर वैल्यूड इनकम है काय में, इन कॉस्ट बुक में, तो उसको ऐड करना है अपने को। और अगर लेस किसको करना है, अगर कोई अंडर वैल्यूड एक्सपेंसेस है, कोई अंडर वैल्यूड एक्सपेंसेस है एंड ओवर वैल्यूड इनकम है, राइट, काय में, इन कॉस्ट में, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे। चलिए, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम लोगों ने शुरुआत करनी है। तो अगर हम देखेंगे, अच्छा उसके बाद हम कहाँ पहुँच जाते हैं, उसके बाद ये सब एडलेस करने के बाद हम नेट प्रॉफिट या लॉस पर पहुँच जाते हैं एज पर फाइनेंशियल बुक। तो ये पता है कि अपने को, ये हाँ जी सर ये पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, तो ये हम इसको एज एन एक्सपेंसेस कंसिडर करते हैं इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, करेक्ट। तो आप लोगों को ओवर वैल्यूड है यहां पर, कितने से निकाल लो डिफरेंस,
2700 से क्या है, ओवर वैल्यूड है, तो क्या होना चाहिए, ओवर वैल्यूड है तो एड बैक ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट कितना 2700। फिर उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है क्या, तो इसको भी क्या करेंगे, लेस क्या ऐड नहीं, एक मिनट, क्या है, ओवर वैल्यूड इनकम है, क्योंकि इसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, इनकम, और ओवर वैल्यूड है क्या ये, तो क्या होना चाहिए ओवर वैल्यूड इनकम, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना आ जाएगा आप लोगों का, डिफरेंस निकाल दो 1820। फिर उसके अलावा बैंक इंटरेस्ट पेड, तो ये खर्चा है क्या, अगर पेड किया है तो, लेकिन कहाँ खर्चा है, सिर्फ और सिर्फ, मतलब कॉस्ट में अंडर वैल्यूड हुआ है, तो लिखेंगे बैंक इंटरेस्ट पेड क्या हुआ, ये अंडर वैल्यूड हुआ है इन कॉस्ट, कितने रुपए से, 2400 रुपए से। फिर उसके अलावा डिविडेंड रिसीव्ड इनकम होती है, लेकिन ये इनकम सिर्फ एफए में है, इसका मतलब ये इनकम अंडर वैल्यूड हुई है, तो ऐड हो जाएगा डिविडेंड रिसीव्ड अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट कितना 1900, राइट। तो अगर मैं ये किसकी टोटल निकालूं, ये ऐड वालों की टोटल निकालूं, तो ये आती है आपकी 3600, और जैसे मैं ये लेस वालों की अगर टोटल बाहर निकालूं 4600, और अगर हम इस लेस वाले की टोटल बाहर निकालें तो ये हो जाता है आप लोगों का 4220, करेक्ट, ओके। तो देखो मैं नॉर्मली जब मैं सीधा आता, यानी कि मेरे पास नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट पता होता, तो ये ऐड होता, और ऐड होने के बाद जो वैल्यू आती उसमें से इसको माइनस करते तो ये आ जाता। लेकिन क्या मुझे रिवर्स जाना है, क्या मैं अब फाइनेंशियल से कॉस्ट की तरफ जा रहा हूं, तो ये तो पॉजिटिव फिगर है ना, ये तो नेट प्रॉफिट है, तो वापस अब नेगेटिव मतलब उल्टा जा रहे हो तो सिंबल उल्टे हो जाएंगे, मतलब कि अब इस 31,960 में आपको प्लस करना है 4,220, तो यहाँ की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 36,180, ठीक है। और जब आप सीधा आते तो ये प्लस होता, लेकिन उल्टा जा रहे हो तो अब इस टोटल में से 36,180 से माइनस कर दोगे 4600 को, तो यहाँ की वैल्यू पता चल जाएंगे 31,580, ठीक है, 31,580। ये क्या पता चल गया आपको, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट। तो नेट प्रॉफिट जब आपको एज पर कॉस्ट पता चल गया तो यही तो निकालना था, फाइंड आउट द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, निकल गया इसका भी आंसर। नेक्स्ट फिर इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 के सी पर आना है। चलिए तो अगला सी की तरफ चलते हैं हम लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द प्रॉफिट पर यूनिट। देखो ध्यान से समझो, क्वेश्चन ने पूछा क्या है, आपको फाइंड आउट करना है पर यूनिट की कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन इन अ प्रोसेस, मतलब आपको इन शॉर्ट एबनॉर्मल गेन निकाल के बताना है पर यूनिट के मामले में। तो आप लोगों को कुछ डेटा दिया हुआ है, चलो मैं क्या बना देता हूं इसके लिए, प्रोसेस सी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो 16 मार्क के क्वेश्चन होते हैं ना वो तो बड़े आसान लगते हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे पिद्दी पिद्दी क्वेश्चंस होते हैं ये कई बार जान हलक में अटक मतलब डाल देते हैं, और इसकी वजह से फिर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की वजह से आप मार्क्स एग्जाम में लूज करके आ जाते हो। तो आपको बोला है यहाँ पर प्रोसेस बी के लिए गेन निकालना है, तो मैं प्रोसेस बी अकाउंट ही बना डालता हूँ, ठीक है। प्रोसेस कौन सा अकाउंट बनाना है, बी अकाउंट बनाना है, तो हम प्रोसेस बी अकाउंट पे आ गए। यहां पर लिखा है ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए, तो डेबिट साइड में आ जाएगा, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट। 4500 यूनिट है, और 4500 इंटू 15 के रेट से अगर करेंगे तो 67,500 आ जाएगा। फिर उसके लिए रॉ मटेरियल, फिर 500 यूनिट का और आया 17 रुपए के भाव से, तो कितना आ जाएगा ये 8500। उसके अलावा वेजेस आ जाएगा 7000 का, वेजेस आ जाएगा 7000 का, ओवरहेड आ जाएगा, ओवरहेड आ जाएगा 4000 का, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कितना
10% इनपुट का इंट्रोड्यूस करना है, तो अब बच्चे 4,500 को इनपुट लेंगे, नहीं नहीं नहीं, इनपुट दोनों को मिलाकर लेना है, 5,000 है उसका 10%, राइट, तो कितना आ जाएगा 500 यूनिट्स। और आगे लिखा है रियलाइजेशन ऑफ नॉर्मल लॉस, 20 रुपए के हिसाब से रियलाइज भी हो जाता है क्या, तो 500 इंटू 20 रुपए करेंगे तो 10,000। फिर आगे बोलता है एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है 4700 का, तो ये आउटपुट आ गया आपके लिए बाय आउटपुट। अच्छा देखो, अगर हम बात करें, वैसे तो उसने पहले ही बोल दिया था कि गेन है करके, तो ज्यादा सोचना ही नहीं था, लेकिन ठीक है फिर भी लगा लो दिमाग। 5,000 हमारा इनपुट था, 500 का नॉर्मल लॉस है, तो एक्सपेक्टेड कितना निकलना चाहिए था 4,500, लेकिन निकला कितना 4,700, इसका मतलब 200 यूनिट का क्या हुआ है, एब नॉर्मल गेन हुआ है। अब इसके लिए क्या बना लेना चाहिए आप लोगों ने, वर्किंग नोट, तो बस बन जाएंगे आप लोगों की क्या वर्किंग नोट, आ जाओ और साथों साथ बना लो। तो मैं यहाँ फॉर्मूला जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने प्रोसेस के अंदर लिखा था वही सेम फॉर्मूला है, तो मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ, सीधा कॉस्ट ऑफ प्रोसेस निकाल रहा हूँ। 67,500 प्लस 8,500 प्लस 7,000 प्लस 4,000, तो यह आता है 87,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 5,000 माइनस 500 इंटू 200। तो जब इसको मैं सिंप्लीफाइड करूंगा तो 77,000 डिवाइडेड बाय 4,500 इंटू 200, तो 3,422, 3,422, ये क्या आ गया आपका एबनॉर्मल गेन की टोटल वैल्यू। हालांकि क्वेश्चन में आपको बोला था कि एबनॉर्मल गेन पर यूनिट में निकालो, ठीक है, फाइंड आउट द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ, तो मैं अगर बोलूं कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन पर यूनिट में कितना आता होगा, तो ऑब्वियस है जब 3,422 ये है, 200 यूनिट की कॉस्ट है, तो डिवाइडेड बाय 200 कर दूंगा तो 1 यूनिट की कॉस्ट आ जाएंगे 17 रुपए 11 पैसे, जो पूछा वो भी बता दिया, और टोटल मार देंगे सबकी, आ जाएंगे जो भी टोटल आना है यहाँ पर, करेक्ट। तो इसकी टोटल आ जाएंगी आप लोगों की डेबिट साइड की 90,422, और 90,422 में से माइनस करना है हम लोगों ने, ठीक है, किसको माइनस करना है 10,000 को माइनस करना है, तो माइनस कर देंगे 10,000 तो आ जाएगा 80,422, राइट, 80,422, डन, यस सर। क्या भी बन गया आपका 4 का सी। लास्ट 4 के डी की तरफ चले, और पहले ओरली देखते हैं, अगर ओरली हो जाए सर डेबिट क्रेडिट वाली बात हो तो फिर ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 के डी पर हूं, अ कॉन्ट्रैक्टर हैविंग अंडरटेकन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 2 लाख, कितने का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पता चल गया क्या, सीपी, बिगिन द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क ऑन जनवरी 2018, जनवरी से काम शुरू हो रहा है, हाँ, और द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड, लो बहुत अच्छी बात है, कोई नोशनल प्रॉफिट का झंझट नहीं, कुछ नहीं, सीधा डेबिट क्रेडिट करो, डिफरेंस प्रॉफिट लॉस निकाल दो, ओके। तो मटेरियल डायरेक्टली सप्लाइड बोलता है, डेबिट में आना चाहिए, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, ये भी डेबिट में आना चाहिए, वहां से स्टोर से इशू किया गया तो साइट पर आया होगा, वेजेस पेड भी डेबिट में आएगा, प्लांट सेंड टू साइट भी डेबिट में आएगा, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी डेबिट में, ऑफिस ऑन कॉस्ट भी डेबिट में, और ऑन दिसंबर 2018 द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज रिसीव्ड, तो बाय कॉन्ट्रैक्टी के नाम से पूरा का पूरा 2 लाख क्रेडिट में, क्योंकि पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव्ड हो गया बोलता है। अच्छा रिसीव्ड हो गया तो कॉन्ट्रैक्टी का नाम ना लिखते हुए सीधा कैश बैंक भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि पैसे मिल चुके हैं ना, तो कॉन्ट्रैक्टी का नाम नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बाई कैश बैंक भी लिखे तो भी चलता है, कॉन्ट्रैक्टी का नाम लिख दिए तो भी चलेगा। उसके अलावा द रिमेनिंग मटेरियल कॉस्टिंग 5,000, रिमेनिंग जो मटेरियल है उसकी कॉस्टिंग कितनी है 5,000, तो ये भी आपका क्रेडिट में आना चाहिए। और राइट अप द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आफ्टर, तो ये जो देखो आपने प्लांट लाया था 10,000, तो क्रेडिट में 10,000 में से 10% डेप्रीशिएशन जो कि 1,000 रुपये आएगा माइनस करके 9,000 क्रेडिट में लिख लेना है, यानी क्रेडिट में क्या क्या आया 2 लाख, फिर ये 5,000 और ये 9,000, यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं क्रेडिट की बात करूं तो क्रेडिट में कुल आपके पास जो अमाउंट आ रही है 2,14,000 आ रही है, क्रेडिट में टोटल अमाउंट कितनी आएंगी 2,14,000, जबकि डेबिट की बात करूं तो 50,000 75,000, उसके अलावा फिर से 50,000 10,000
5,000 1000, तो 1,91,000 आता है। तो माइनस कर देंगे तो हमें सीधा सीधा 23,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा। और इसमें कोई नोशनल प्रॉफिट कुछ वाला कॉन्सेप्ट नहीं, सीधा पीएल में जाएगा, बिकॉज 100% काम क्या यहाँ कंप्लीट है। सो दिस सेशन इज ऑल अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, राइट। हम लोगों ने जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सेट था उसके ऊपर डिस्कशन किया है। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों के जो 2019 में पेपर आए उसके ऊपर डिस्कशन किया हुआ है। आप लोगों का समर 2023 का पेपर भी डिस्कस किया हुआ है। उसके अलावा 2018 के भी पेपर्स है जो हम लोगों ने कमिंग सेशंस के अंदर क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। यानी लास्ट अगर आप 4 से 5 सालों का पेपर एनालाइज करके जाते एग्जाम्स के अंदर तो काफ़ी हद तक आप लोगों का, बाकी तो डिटेल कंटेंट पढ़ा हुआ ऑलरेडी है आप लोगों का। उसके अलावा अगर आप लास्ट 4 से 5 सालों के पेपर के ऊपर भी अगर पूरा फोकस रखते हैं तो 80 to 90% सिमिलर पैटर्न, सिमिलर टाइप्स आपको 4 से 5 साल के क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिलता ही मिलता है, क्योंकि हर एक वैरायटी ऑलरेडी कवर कर ली जाती है यूनिवर्सिटी के द्वारा, करेक्ट। तो आज का सेशन फिर यहीं पर क्या किया जाए, एंड